ठीक है, इसको समझो। जो भी टॉपिक्स यहाँ फैक्ट्स लिखा है इसको समझ लीजिए। हेडिंग क्या है हम लोगों का? भारत की मिट्टी। हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखना है। भारत में जो है जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है भारत सरकार द्वारा, मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया आपको क्या? जलोढ़ मृदा। इसका अंग्रेजी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ का इंग्लिश क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए? एल्यूवियल सॉइल। क्या लिखे हैं? एल्यूवियल। कई बार आपको ऑप्शन में है जलोढ़ नहीं लिख करके इंग्लिश वर्ड देता है, हिंदी में भी एल्यूवियल लिख देगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा जलोढ़ को ही एल्यूवियल कहते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत के तकरीबन 22% भाग पर 22% एरिया कवर करता है कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और ये काफ़ी ही उर्वर मानी जाती है फसलों के लिए, इसलिए जलोढ़ मृदा से एकदम निश्चित है कि क्वेश्चन आना ही आना है। हालांकि और भी सारी मृदाएं से आती है, लेकिन जलोढ़ मृदा वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? पेडोलॉजी। क्या लिखे हैं? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। जब जलोढ़ मृदा 22% भागों पर पाया जाता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है, तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसमें किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? तो पोटास। पोटास की बहुलता पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। देखो, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा मिट्टियाँ लाई जाती है और इस प्रकार से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और इसी आधार पर 2 प्रकार के हैं, बांगर और खादर। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बांगर और खादर। जो नए मृदा होता है उसको बोला गया खादर, नया। पुराना वाला बांगर बोला गया। बांगर शब्द को रिलेट करो पुराने से, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे? बांगर, और नए को खादर बोलेंगे। और दोनों ही खादर सब ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि जैसे ही पुरानी मिट्टी उस पर फसलें उगाए वो पुनः चली गई, दूसरी मिट्टी वहाँ पर लाई गई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उर्वरता जो कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग देखे हुए हैं कि जहाँ पर नदी के आसपास इलाका में जो खेत है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। रीज़न है मिट्टी का परिवर्तन होना, सालों साल परिवर्तन होना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और खेती में जब एक बार हम खेती कर लिए, धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती जाती है। तो मिट्टी नया आ गया तो उर्वरता ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बांगर और खादर याद रखिएगा। दूसरा मिट्टी का कौन सा प्रकार लिखे यहाँ पर? काली मिट्टी। काली मिट्टी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगूर किस मिट्टी का नाम है? काली मृदा का नाम है रेगूर है। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? काली मिट्टी, क्योंकि जो काली मृदा है वह कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कपास काफ़ी ज़्यादा उस मिट्टी में उपज सकता है, इसलिए काली मिट्टी को ही दूसरा शब्द क्या दिया गया? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, इस मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर देखिए, बेसाल चट्टानों से। बेसाल चट्टानें जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं धीरे धीरे, और इसके फलस्वरूप जिस मृदा का निर्माण होता है डैट इज़ कॉल्ड काली मिट्टी और ब्लैक सॉइल कहा जाता है। इसमें किन किन चीज़ों, किन किन तत्वों की प्रधानता होती है? हाँ, ठीक है। आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम किस मृदा में? काली मृदा या काली मिट्टी में इसकी प्रधानता होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि काला जो रंग है किस केमिकल के कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पूरा नाम है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, और दूसरा क्या है? जीवाश्म। जीवाश्म को कहने का मतलब नहीं ह्यूमस। इसके कारण जो है, इसका रंग क्या होता है? काला होता है। मिट्टी का रंग काला होता है, इस कारण से होता है। हाँ, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र इत्यादि जगहों पर यह पाया जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कपास सब ज़्यादा किन राज्यों में होता है? गुजरात या महाराष्ट्र? तो कपास सब ज़्यादा गुजरात में होता है। उसके बाद तीसरा कौन सा प्रकार है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तो इसका जो निर्माण होता है जलवायविक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, यानी जल और वायु का इफेक्ट जब चट्टानों पे पड़ता है,
इसके फलस्वरूप जो है बहुत लंबे समय अंतराल बाद मिट्टी में परिवर्तन होता है और कलर चेंज होता है। इस कारण से लाल मृदा का निर्माण होता है। और इसमें जो पाया जाता है प्रमुख रूप से वो क्या क्या चीज़ है, सिलिका और आयरन। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। और इसका रंग किस कारण लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसका प्रकृति पूछेगा, अम्लीय होता है या क्षारीय? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। हालांकि लाल मिट्टी उर्वरता विहीन, यानी इसमें उर्वरता नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से इसमें कुछ फसलें उगाई जाती है। उसी तरह से जैसे लाल मिट्टी, उसी तरह से लेटराइट मृदा भी है चौथा। तो इसमें किन किन चीज़ों की प्रमुखता पाई जाती है? आयरन और सिलिका की प्रधानता होती है। किस मिट्टी में? लेटराइट मृदा में आयरन और सिलिका का प्रधानता। इसका जो है ना 3 प्रकार बताया गया लेटराइट का। गहरी लाल, मतलब लाल कलर का होता है, सफ़ेद भी होता है, और भूमिगत जलवायु लेटराइट भी होता है। भूमिगत जलवायु, इसमें जो सबसे कम उर्वरता है वो है सफ़ेद लेटराइट का। सफ़ेद लेटराइट सबसे कम उर्वरत होता है लेटराइट में, ठीक है। और लेटराइट मृदा ऐसे कम उर्वरत होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें चाय एवं इलायची उगाया जा सकता है लेटराइट में। ओके, देखो ये 4 मुख्य है, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा 5वां मृदा कौन सा है? शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमीय एवं जैव मृदा और वन मृदा। ये मिट्टी कुल मिला के 8 प्रकार भारत में पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है 1953 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एरिड का मतलब ये शुष्क मृदा, यानी जो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा है, इसको देखने के लिए जो जोन बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा संरक्षण का मुख्यालय पूछेगा तब नई दिल्ली में, लेकिन एरिड वाला आ जाएगा, यानी शोध करने के लिए मरुस्थलीय मृदा के शोध करने के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जोधपुर। किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। एनी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड? ठीक है, इसको समझो। जो भी टॉपिक्स यहाँ फैक्ट्स लिखा है इसको समझ लीजिए। हेडिंग क्या है हम लोगों का? भारत की मिट्टी। हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखना है। भारत में जो है जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है भारत सरकार द्वारा, मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया आपको क्या? जलोढ़ मृदा। इसका अंग्रेजी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ का इंग्लिश क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए? एलुवियल सॉइल। क्या लिखे हैं? एलुवियल। कई बार आपको ऑप्शन में है जलोढ़ नहीं लिख करके इंग्लिश वर्ड देता है, हिंदी में भी एलुवियल लिख देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जलोढ़ को ही एलुवियल कहते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत के तकरीबन 22% भाग पर 22% एरिया कवर करता है कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और ये काफ़ी ही उर्वर मानी जाती है फसलों के लिए, इसलिए जलोढ़ मृदा से एकदम निश्चित है कि क्वेश्चन आना ही आना है। हालांकि और भी सारी मृदाएं से आती है, लेकिन जलोढ़ मृदा वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? पेडोलॉजी। क्या लिखे हैं? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। जब जलोढ़ मृदा 22% भागों पर पाया जाता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसमें किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? तो पोटास की बहुलता पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। देखो, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा मिट्टियाँ लाई जाती है और इस प्रकार से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और इसी आधार पर 2 प्रकार के हैं, बांगर और खादर। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बांगर और खादर। जो नए मृदा होता है उसको बोला गया खादर, नया। पुराना वाला बांगर बोला गया। बांगर शब्द को रिलेट करो पुराने से, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे? बांगर, और नए को खादर बोलेंगे। और दोनों ही खादर सब ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि जैसे ही पुरानी मिट्टी उस पर फसलें उगाए, वो पुनः चली गई, दूसरी मिट्टी वहाँ पर लाई गई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा
उर्वरता जो कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर नदी के आसपास के इलाका में जो खेत है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। रीज़न है मिट्टी का परिवर्तन होना, सालों साल परिवर्तन होना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और खेती में जब एक बार हम खेती कर लिए धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती जाती है। तो मिट्टी नया आ गया तो उर्वरता ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बांगर और खादर याद रखिएगा। दूसरा मिट्टी का कौन सा प्रकार लिखे यहाँ पर? काली मिट्टी। काली मिट्टी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगूर किस मिट्टी का नाम है? काली मृदा का नाम है रेगूर है। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? काली मिट्टी, क्योंकि जो काली मृदा है वह कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कपास काफ़ी ज़्यादा उस मिट्टी में हो उपज सकता है, इसलिए काली मिट्टी को ही दूसरा शब्द क्या दिया गया है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, इस मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर देखिए, बेसाल चट्टानों से। बेसाल चट्टानें जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं धीरे धीरे, और इसके फलस्वरूप जिस मृदा का निर्माण होता है डैट इज़ कॉल्ड काली मिट्टी और ब्लैक सॉइल कहा जाता है। इसमें किन किन चीज़ों, किन किन तत्वों की प्रधानता होती है? हाँ, ठीक है। आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम किस मृदा में? काली मृदा या काली मिट्टी में इसकी प्रधानता होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि काला जो रंग है किस केमिकल के कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पूरा नाम है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, और दूसरा क्या है? जीवाश्म। जीवाश्म को कहने का मतलब नहीं, ह्यूमस। इसके कारण जो है, इसका रंग क्या होता है? काला होता है। मिट्टी का रंग काला होता है, इस कारण से होता है। हाँ, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र इत्यादि जगहों पर यह पाया जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कपास सबसे ज़्यादा किन राज्यों में होता है? गुजरात या महाराष्ट्र? तो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। उसके बाद तीसरा कौन सा प्रकार है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तो इसका जो निर्माण होता है जलवायविक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, यानी जल और वायु का इफेक्ट जब चट्टानों पे पड़ता है, इसके फलस्वरूप जो है बहुत लंबे समय अंतराल बाद मिट्टी में परिवर्तन होता है और कलर चेंज होता है। इस कारण से लाल मृदा का निर्माण होता है। और इसमें जो पाया जाता है प्रमुख रूप से वो क्या क्या चीज़ है? सिलिका और आयरन। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। और इसका रंग किस कारण लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसका प्रकृति पूछेगा, अम्लीय होता है या क्षारीय? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। हालांकि लाल मिट्टी उर्वरता विहीन, यानी इसमें उर्वरता नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से इसमें कुछ फसलें उगाई जाती है। उसी तरह से जैसे लाल मिट्टी, उसी तरह से लेटराइट मृदा भी है चौथा। तो इसमें किन किन चीज़ों की प्रमुखता पाई जाती है? आयरन और सिलिका की प्रधानता होती है। किस मिट्टी में? लेटराइट मृदा में आयरन और सिलिका का प्रधानता। इसका जो है ना 3 प्रकार बताया गया लेटराइट का। गहरी लाल, मतलब लाल कलर का होता है, सफ़ेद भी होता है, और भूमिगत जलवायु लेटराइट भी होता है। भूमिगत जलवायु, इसमें जो सबसे कम उर्वरता है वह है सफ़ेद लेटराइट का। सफ़ेद लेटराइट सबसे कम उर्वरत होता है लेटराइट में, ठीक है। और लेटराइट मृदा ऐसे कम उर्वरत होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें चाय एवं इलायची उगाया जा सकता है लेटराइट में। ओके, देखो ये 4 मुख्य है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा 5वां मृदा कौन सा है? शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमीय एवं जैव मृदा और वन मृदा। ये मिट्टी कुल मिला के 8 प्रकार भारत में पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है 1953 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एरिड का मतलब शुष्क मृदा, यानी जो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा है, इसको देखने के लिए जो जोन बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा संरक्षण का मुख्यालय पूछेगा तब नई दिल्ली में, लेकिन एरिड वाला आ जाएगा, यानी शोध करने के लिए मरुस्थलीय मृदा के शोध करने के लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जोधपुर किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। एनी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड?